हाँ जी। अभी तक जो पढ़ा उसमें बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? मतलब संडे के एग्जाम के लिए तैयारी एकदम? चलो ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, एक जो हम बेसिकली चीजें हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस अगर हमने फिक्स चार्जेस रख रखे हैं तो बीच में किसी चार्ज को अगर हम रखते हैं तो वो किसी ना किसी पोजीशन पे हमको क्या मिल सकता है, उसका इक्विलिब्रियम मिल सकता है, यानी उस पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है बेटा। अब याद करो हमने 11th क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा था? ठीक है, बोलो क्या होता है टाइप ऑफ? स्टेबल और ट्रांसलेशनल, और वो भी है। वो बेसिकली हम किसी बॉडी को जज करते हैं कि बॉडी जो है किस तरीके के इक्विलिब्रियम में है, कि भाई नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो है तो, है ना। फिर हमने इक्विलिब्रियम के टाइप पढ़े थे, वो दो टाइप थे, स्टेबल और अनस्टेबल, रादर तीन टाइप थे, एक न्यूट्रल भी हमने माना था। ठीक है ना। लेकिन ठीक है चलो, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल किसको कहा था हमने? पढ़ा है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, पढ़ा है। ठीक है, या तो जो है उसमें एलएनएम में पढ़ा होगा ये करके कि डिस्टर्ब करते। चलो अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा से देखो, इधर देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर नहीं भी पढ़ा तो भी इधर ध्यान से सुनो। इधर देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास दो फिक्स चार्ज है, ये है क्यू और ये भी है क्यू। ठीक है बेटा, इनको मैंने किसी उसमें रख रखा है। अब मैंने यहाँ पर सेंटर पर कोई चार्ज क्यू रखा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? होगा। दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर बेटा? अरे क्लियर? ठीक है। अब मैंने इस चार्ज को कहा कि इस चार्ज को थोड़ा सा अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं, इधर डिस्टर्ब कर दूं, तो क्या होना चाहिए बोलो? नेट फोर्स जीरो नहीं हो। देखो इधर ध्यान से, जब ये यहां पर था तब इस पर जो ये फोर्स वन और टू लगा रहे थे, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे। F1 इधर था और F2 क्या था, इधर, जब ये मिड पॉइंट पे था। ठीक है। F1 बराबर क्या था बेटा, F2। तो जो चार्ज था वो किसमें था बेटा, इक्विलिब्रियम में था। क्या ये चीज क्लियर बेटा? अब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया, बोलो कौन सा फोर्स जो है इंक्रीज हो जाएगा, कौन सा फोर्स डिक्रीज हो जाएगा? ये वाला फोर्स इससे ज्यादा डिस्टेंस हो गई, यानी जो F1 है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। और F2 जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा क्या? यानी चार्ज पर नेट फोर्स किधर लगने लगा बेटा, टुवर्ड्स मिड पॉइंट लगने लगा। क्या चार्ज पर नेट फोर्स इधर लगने लग गया बेटा, बोलो? ये क्या एफ नेट लगने लगा। ओके। अगर हम इधर डिस्टर्ब कर देते तो क्या होता, ये वाला फोर्स कम हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, यानी इसको फिर वापस से किधर प्लेस करते हैं। ओके। अब देखो हम कह रहे हैं कि ये यहां पर इक्विलिब्रियम में था, है ना, और हमने इसके इक्विलिब्रियम को क्या करने की कोशिश की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जैसे ही हमने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, इस पर एक फोर्स लगने लग गया जो कि इसको वापस कहां लाने की कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? ऐसे इक्विलिब्रियम को जिसको डिस्टर्ब करने से रीस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाए, यानी वापस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश हो जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आई बात समझ में? दो तरीके के इक्विलिब्रियम मानते हैं, एक कौन सा बेटा, स्टेबल, और एक कैसा, अनस्टेबल। ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम क्या कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है। जैसे ऐसे समझो, मान लो आप कमरे पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, बढ़िया एकदम पढ़ाई कर रहे थे, इक्विलिब्रियम में थे। आपका दोस्त आया और दोस्त ने आके कहा चल घूमने चलते हैं, वहां बढ़िया मेला लगा हुआ और देखने चलते हैं। आपने उसको भगा दिया, भग जा यहाँ से, मैं पढ़ाई करूंगा। तो आप कैसे इक्विलिब्रियम में हो, स्टेबल में। अगर वो आया, उसने कहा चल घूमने चलते हैं, और आप उठ के चल दिए, तो आप कैसे हैं, अनस्टेबल में। तो ऐसे इक्विलिब्रियम जिसको डिस्टर्ब करते ही उस पर क्या लगने लग जाए, रीस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाए, उसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये वाला चार्ज भी हमने पॉजिटिव माना, ये भी पॉजिटिव माना। ठीक है, क्या हुआ इससे, ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ बेटा, स्टेबल। आई बात समझ में? अब इसी को ऐसे जज करो, देखो ये वही क्यू है, ये वही क्यू है। अब की बार मैंने यहां रखा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, क्या अभी भी इक्विलिब्रियम में होगा? हाँ। ठीक है। क्या इस पर वन इधर फोर्स लगा रहा होगा बेटा, क्या टू इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा, क्या F1 बराबर F2 होगा, बोल? क्या अभी ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ। अब इसको मैंने डिस्टर्ब किया, देख इधर किया, अब बोल क्या होगा, कौन सा फोर्स इंक्रीज हो गया, F1। कौन सा डिक्रीज हो गया, F2। तो नेट फोर्स इधर ही लगने लग गया, यानी ये किधर चला जाएगा, इधर भाग।
अब इसका इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल। आ गई बात समझ में? तो अगर ये तीनों चार्जेस एक जैसी नेचर के हैं तो बीच वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। और अगर बीच वाला चार्ज अपोजिट नेचर का है तो उसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल। आ गई बात समझ में? तो पहले तो ये लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने किसको कहा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जनरल टर्म है, आगे भी काम आएगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? बोल क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम? कि इक्विलिब्रियम इन विच इफ वी डिस्टर्ब रीस्टोरिंग फोर्स एक्स। अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या एक्ट होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। ओके। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में इसको रीस्टोरिंग टॉर्क कहने लग जाएंगे। किसी चीज को हमने कहा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशन में टॉर्क लगेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि उसमें घुमा के वापस लाना है तो किसकी रिक्वायरमेंट है? टॉर्क की। इसमें इसको यहां लाने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? फोर्स की। किसी चीज में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा ना, और उसको ऐसे घुमा दे और वापस ऐसे लाने लग जाए टॉर्क उसको, तो उसको क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके बेटा? हाँ सॉरी, उल्टा बोल गया, ट्रांसलेशनल रोटेशनल में, आई एम सॉरी। ठीक है, ओके, क्लियर बेटा? आई बात समझ में? क्या होगा बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स, ये लिख लो, रीस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क। यही हमने लिख दिया, टॉर्क भी। रोटेशनल में क्या लगेगा? टॉर्क एक्स व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। देखो बहुत ध्यान से चीजें सीखनी है। छोटे क्वेश्चन का वेटेज लगातार कंसिडरेबली बढ़ता जा रहा है। छोटे क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछेगा, बहुत छोटी छोटी चीजें। तो ये जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, ये सब छोटे छोटे सवाल है। ठीक है बेटा? बेटा वो फिर एसएचएम की कंडीशन होती है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एफ इजिकल टू माइनस एक्स हो। वो किसकी कंडीशन है? ऐसे कि रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट की सिंगल पावर के। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? एसएचएम करेगा। ओके। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे? बोल किसको कहेंगे? नो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट। ओके, नो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब हम कर सकते हैं इन दोनों सिचुएशन को, अगर हम ए और बी नाम दें तो बोल ए में इक्विलिब्रियम कैसा था? इन ए इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, डी इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। क्या ये चीज सबको क्लियर बेटा? अभी 8:30 बजे आएंगे सर तो। हमारी क्लास एक्चुअली क्या आगे चल रही है, वरना तो इसमें बिठा लेगा थोड़ी देर लेकिन अब ये क्या आगे चल रही है आपके टॉपिक से ना। लिख लिया बेटा? अब देख इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि रीस्टोरिंग फोर्स लगे और रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हो किसके बेटा? जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी सिंगल पावर के। जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उससे हमने एक्स डिस्प्लेस किया, और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो किसके? एक्स के। किसके? तो ये कंडीशन एसएचएम की हो जाती है। क्या हो जाती है?
ध्यान है एसएचएम में हमने क्या लिखा था, एफ इजिकल टू हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस के एक्स। अगर हम ऐसे फोर्स को लिख दें तो फिर हम कहते हैं जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होता था, बोल पी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई। ओके क्लियर। तो देख इस वाले केस में हमने कहा कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है। अब मैं कहता हूं कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट विल परफॉर्म एसएचएम। ठीक है, कैलकुलेट दी टाइम पीरियड, क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। तो ये एक क्वेश्चन बना, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कि मान लो हमारे पास ये दो चार्ज है, ये क्यू, ये भी हमारे पास क्यू है, ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं बेटा, 2r मान लेते हैं डिस्टेंस, ताकि मिड पॉइंट कितने पे आ सके, r पे आ सके। ओके, यहाँ हमने एक स्मॉल चार्ज क्यू रख रखा है, तीनों एक जैसी नेचर के, हमें पता है ये इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, अब हमने कहा कि इफ वी डिस्प्लेस्ड क्यू जिसका मास m दे रखा है हमको, इट विल परफॉर्म एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड। क्या तरीका होता है हमारा एसएचएम को जज करने का, हम फोर्स को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स की फॉर्म। ओके, तो जब मैंने इसको बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर दे दिया, देखिए एक्स डिस्प्लेस कर दिया मैंने, तब बोल इससे कितनी डिस्टेंस हो गई, इस पर हो गई क्या, सबको क्लियर, क्या कितनी हो गई, आर प्लस एक्स। तो ये जो फोर्स हमारा है ये वाला क्या हो गया बेटा, F1 को हमने क्या लिखा, बोल क्या हो गया, के क्यू क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। और ये वाला फोर्स कितना हो गया, इसका 2 का फोर्स इधर कितना हो जाएगा, अगर हम इसको F2 लिखें तो बोल F2 क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स। आ गई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, आर माइनस एक्स। आ गई बात समझ में, तो F2 कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल। क्या कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया हो, भाई हमने इसको इधर खिसकाया बेटा, इससे डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस एक्स, इससे डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, इसका फोर्स इधर लग रहा है कितना बेटा, के क्यू क्यू अपॉन आर प्लस एक्स, इसका क्या लग रहा है, के क्यू क्यू अपॉन आर। अब पूछा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, समझ में आ गई, क्योंकि इसमें आर माइनस एक्स है, ये आर प्लस एक्स। ठीक है, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। तो हमने नेट फोर्स निकाल लिया, बोल नेट फोर्स क्या होगा, फटाफट बोल। देख ये बढ़िया काम हो रहा है, सब कुछ चीज समझते चल रहे हो, क्योंकि 11th क्लास में सारी चीजें हमने थोड़ी से पढ़ी हुई है। बोल नेट फोर्स क्या होगा, F2 माइनस F1 होगा, क्या क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है, के क्यू क्यू है ना, के क्यू क्यू। अब बोल अंदर क्या बच रहा है, 1/r-x का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स। अरे सही, क्या बोल, क्या एलसीएम लूंगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेता हूं, यही होगा, ले लिया एलसीएम। देख इधर ध्यान से, के क्यू क्यू अपॉन, ये हमने यहां पर ले लिया एलसीएम, क्या आर माइनस एक्स का स्क्वायर और आर प्लस एक्स का स्क्वायर। सही क्या, अरे सही क्या, ऊपर क्या आया, दिस माइनस दिस, इधर क्या है बेटा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर दे, क्या लिखेंगे बोल इसको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2r एक्स। सही क्या, इधर क्या होगा इसका, तो जो है तीनों टर्म को नेगेटिव भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा बोल, माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2r एक्स। क्या ये सबको समझ में आ गया, अरे क्लियर, बोल क्या कट गया, ये टक 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 टक, ठीक है, क्या बन गया बोल, क्या बन गया, एफ इजिकल टू 4 इधर लिख देते हैं, के क्यू क्यू, और ये क्या है यहाँ पर, आर एक्स, एक्स भी है, एक्स यहाँ लिख देते हैं। ओके, नीचे बोल, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख देते हो, ए स्क्वायर माइनस बी है, और होल का स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा नीचे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल। तो हमने कहा भैया नेट फोर्स ही आ गया। ठीक है, अब इसमें हमको एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स इज वेरी स्मॉल, इसके कंपैरिजन में, आर के इसके कंपैरिजन में, है ना भाई, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो आर दे सकते हैं हम। ठीक है, तो आर के कंपैरिजन में एक्स बहुत छोटा है, तो आपने कहा एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर। सही क्या, क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, किसके कंपैरिजन में, आर के। तो बोल कहाँ इग्नोर करूंगा इसको, नीचे, या नहीं करूंगा इग्नोर, कहाँ करूंगा, नीचे। तो नीचे क्या बच जाएगा, यानी आर की पावर 4। अरे पीछे बातें नहीं हर्षवर्धन,
फिर क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, ठीक है। इधर देख, 2 दिन बाद आता है, फिर बात करता है बेटा, फिर समझ में नहीं आएगा। नीचे क्या बचा बोल, आर की पावर 4, यहाँ क्या बचा एक्स। ओके, क्या क्या कट गया, 3 पावर बची। एफ इजिकल टू क्या आ गया, 4 k क्यू क्यू अपॉन r क्यू। अब डायरेक्शन देख, इधर खिसकाया था, फोर्स इधर लगा, है ना, तो है ना, डायरेक्शन के बेसिस पे -x लिख सकते हैं। अरे सही ना, क्योंकि डिस्प्लेस किधर किया था, इधर, फोर्स किधर लगा, इधर, इधर करता तो किधर लगता है, इधर। यानी ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या लिख सकता है इसको, ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सही, क्या क्या लिख देंगे इसको, एफ इजिकल टू कितना बेटा, 4 k क्यू अपॉन r का क्यूब x विद नेगेटिव। क्या एफ इजिकल टू -kx की फॉर्म आ गई क्या, बन गया एसएचएम। एसएचएम बन गया तो बोल के कितना आया, ये पूरा, ये आया। तो बोल टाइम पीरियड क्या हो गया, m/k। अरे सही, क्या, हेलो, लिखो टाइम पीरियड। हाँ बिल्कुल, टाइम पीरियड लिखो इसका, हाँ बोलो, हाँ 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 बोलो। एक्चुअली एडवांस की तैयारी में अभी तो फिर उसको पर्सनली गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना, जो हमारे जो बैच था ना जेई वाला, वो तो हम एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चे नेचुरली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी दोबारा मेंस की सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो सिर्फ डाउट्स के लिए आते हैं, तो इसको पर्सनली गाइड करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये फिजिक्स फिजिक्स करेगा या तीनों सब्जेक्ट का। एक बार बच्चे से मिलवा सकते हो क्या, आप बच्चे से मिल सकते हैं। ब- आप एक काम करना, करीबन सौरभ सर भी मिल जाएंगे आपको, 9:30 बजे के आसपास आप आ जाइएगा। KMD पब्लिक स्कूल कैंपस है ना बरकत नगर में, वहीं आ जाइए। आप क्या बरकत नगर देखा हुआ, एजुकेश में आप, अच्छा। तो बेसिकली जो बरकत नगर का मेन रोड है ना बेटा, उसी पर बरकत नगर के मेन रोड पर जो महेश नगर फाटक की तरफ जाती है सड़क, उस पर महेश नगर फाटक से थोड़ा पहले स्कूल है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, जिसमें मतलब वो स्ट्रक्चरल डिजाइन ऐसा हुआ है, अल्फा बीटा गामा वगैरह लिखे हुए हैं करके ना, बड़ी सी, मतलब बिल्कुल डिस्टिंग्विश सी बिल्डिंग है, दिख जाएगी है ना, वही है। हाँ जी, क्लियर बेटा, क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बोल, T विल बी इक्वल टू 2 पाई m/k, m/k। तो बाई के लिखोगे तो ये r ऊपर आ जाएगा, तो mr³ और 4 k क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। एक्स नहीं आता टाइम पीरियड, के देखते हैं ना, ये मत करना, एक्स मत लिख देना, कल्याण कर दो। ओके। क्या आ गई बात समझ में, ठीक है बेटा। तो जब भी हमें देख, एसएचएम हमने 11th में भी कहा था, हर जगह घुसेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एफ इजिकल टू के एक्स की फॉर्म में जज करना, ठीक है ना। ये फोन रख ले, एक्चुअली कुछ फोन आ जाते हैं आज कभी ना, मोबाइल के चक्कर में। नहीं, लिख लो आराम से लिख लो।
ये है ना। आ गई बात समझ में? चल अब देख इसी को थोड़ा सा लिख लिया ना सबने? देखो जल्दी। लिख लिया बेटा? अब देख इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये फिर से वही रखा क्यू है, ये फिर से रखा क्यू है, ये फिर से रखा हमने क्या है बेटा यहाँ पर स्मॉल क्यू पॉजिटिव। ठीक है, अभी हमने ऐसे डिस्टर्ब किया था। कैसे डिस्टर्ब किया था? इस लाइन के अलावा। ठीक है, अब हम करते हैं इस बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लाइन के अलावा डिस्टर्ब। ठीक है, हाँ ऊपर डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो देख इधर ध्यान से। अभी इस पर फोर्स दोनों बराबर थे बोल। अरे F1 F2 बराबर थे। जब मैंने इसको यहां डिस्टर्ब किया बोल, तो अब बोल फोर्स कैसे लगेंगे? ये 1 का फोर्स बता किधर लगेगा, 2 का किधर लगेगा, जल्दी बोल। रिपेल ही करेगा। रिपेल हमेशा ज्वाइनिंग लाइन पर करता है। यानी F1 तेरा कैसे लगने लग जाएगा? ऐसे बोल। सही क्या? F2 बोल। ऐसे बिल्कुल सही। ये क्या लगा? एफ। अरे बात समझ में आ गई क्या? क्या F1 F2 अभी भी बराबर होंगे? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस अभी भी क्या होगी? बराबर। कितनी हो जाएगी? आर प्लस एक्स का स्क्वायर को अंडर रूट ले लेंगे, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स। क्या बराबर होंगे F1 F2? अरे सही क्या? तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो हम कह सकते हैं भाई इनके कंपोनेंट बना लो। तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या नेट फोर्स तेरा इधर आएगा क्या बोल? दोनों का नेफ नेट यहाँ आएगा क्या? आ गई बात समझ में? इस फोर्स को जैसे इसको थीटा कहेगा तो ये भी थीटा होगा बेटा। इसका कंपोनेंट इधर आएगा। ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, नेट फोर्स ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। नेट फोर्स किधर लगा? ऊपर। तो बताइए इक्विलिब्रियम स्टेबल की अनस्टेबल? डिस्टर्ब किया उधर ही फोर्स लगा। कैसा? अनस्टेबल। तो जब तीनों चार्ज लाइक है तो इस लाइन पर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इस लाइन पर कैसा है? आ गई बात समझ में? कि तीनों एक जैसे चार्ज है तो लाइन ज्वाइनिंग पर इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। और परपेंडिकुलर लाइन पर कैसा है? अनस्टेबल। अब देख ये वाला, ये क्यू, ये भी क्यू, बीच वाला आपकी बार कर दिया माइनस क्यू। क्या कर दिया? और इसको यहां डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, बोल अब इसका 1 का फोर्स अट्रैक्ट करेगा। अरे अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। बोल इनका रिजल्टेंट नीचे आएगा। यानी अब इस लाइन पर ये इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। आ गई बात समझ में? तो तीनों लाइक चार्ज में तो ऐसे इक्विलिब्रियम मिलता है स्टेबल, और तीनों अनलाइक चार्ज में ऐसे मिलता है अनस्टेबल। ओके, चल ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो ये भी एसएचएम करता है। ठीक है, ये वही क्यू है तेरा, और इसका मास क्या है? एम। इसका टाइम पीरियड निकाल। चलो करो। ठीक है, इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया यहां पर। इसमें लिख देना ये अनस्टेबल है, ये कैसा है? स्टेबल है। इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है फॉर स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है, ये आर है आपकी। एसएचएम हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा? हाँ, इक्वल तो है ही, तभी तो उनके कंपोनेंट ठीक बीच में आए, वरना तो आते नहीं बीच में। निकालो इनके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल कर दो, ये वाला कंपोनेंट निकालो। साइन थीटा को फिर से लिख दे, ये थीटा है तेरा। क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो, साइन थीटा को रिप्लेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन।
क्या लिखोगे सबसे पहले, F1 और F2? अरे यही लिखोगे। अच्छा फटाफट बोल क्या आएगा, F1 और F2, जल्दी से बोल। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जल्दी बोल क्या आएगा। के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या है डिस्टेंस? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आ गई बात सबको समझ में? अरे ये डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, सही क्या? अरे सही क्या? इसका स्क्वायर कर दूंगा क्या बन जाएगा? बोल क्या ये आ गए क्या फोर्स दोनों? हाँ। अब इनको जोड़ने के लिए इन फोर्सेस को हमने इनके कंपोनेंट बनाए। तो ये हमने एंगल कितना मान लिया, थीटा। कितना मान लिया? थीटा। ओके। ये एक लाइन खींची तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा। और ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। क्लियर? यहाँ आएगा क्या हमारा, F2 cos थीटा। यहाँ क्या आएगा, F1 cos थीटा। ओके। यहाँ क्या, F1 sin थीटा। और यहीं पर आएगा क्या, नहीं उल्टे। हाँ हाँ उल्टे उल्टे। ठीक है, नीचे की तरफ लगा दो इनके यार। F1 sin थीटा और F2 sin थीटा। ये नीचे है फोर्स, मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा कि जगह का। ठीक है, ओके क्लियर। यानी बोल हमारे पास नेट फोर्स क्या लगना चाहिए, जल्दी बोल। सही क्या? क्या सबको समझ में आ गया? F1 sin थीटा प्लस F2, क्या F1 F2 बराबर है, तो क्या इसको ट्वाइस ऑफ F1 या ट्वाइस ऑफ F2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो बोल F नेट क्या हो गया, जल्दी बोल। 2F की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, ये के क्यू क्यू अपॉन, सही क्या? और यहां पर आ गया साइन थीटा। अब आई साइन थीटा को रिप्लेस करने की बारी, बोल क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन। आ गई बात समझ में? ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन इतनी हाइपोटेन्यूज। ओके। अरे सही ना? क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन, लिख दो। क्या बन जाएगा बोल, यही लिख देते हैं। 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। ओके। अब बोल क्या बन गया, ये एक पावर और ये आधी पावर मिलके क्या बन गई, 3/2 पावर। सही क्या? यानी बोल एफ नेट क्या आ गया, जल्दी बोल। के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पर एक्स, ये ओके। 1 पावर इसकी। अरे लड़की मैथ्स लेके बैठी है तू, ठीक है ठीक है, पाप है तेरे को अगर तू ये नहीं बोलेगी तो। ठीक है, क्या आएगी? ओके सही है। अब सोच, इसमें भी हम ये कहें कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो क्या इग्नोर कर देंगे, ये वाला क्या बन जाएगा बोल नीचे, आर की पावर 3। ओके। क्या बन जाएगा फाइनली बोल, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर का क्यूब और एक्स। क्या ये एस एच एम हो गया? हो गया। बोल क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। डायरेक्शन के बेसिस पर यहाँ माइनस लग जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई m r क्यूब और नीचे कितना, के क्यूब। नीचे वाले में 4 भी आता था, आता था। ठीक है, ये और वो सेम नहीं है, ये मत कहना सेम है, शक्ल सूरत सेम है, लेकिन उसमें यहाँ 4 और आया था, ध्यान है। ठीक है, इसमें 4 नहीं आएगा नीचे। ये टाइम पीरियड हो गया। तो जो टाइम पीरियड निकालने के क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, उनमें घबराना नहीं है, सोच के बेसिकली फोर्स को सोचना है कि किसकी फॉर्म में लेके आना है, के एक्स की फॉर्म। और करूं, वैसे तो डायग्राम ये ऊपर और कुछ नहीं, ये अनस्टेबल ये स्टेबल। ठीक है, अब दिमाग में ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर तीनों लाइक चार्ज है तो ऐसे स्टेबल आता है, और अगर ये दोनों सेम है और बीच वाला अनलाइक है फिर ऐसे ही मिलेगा। ओके। वन और ये 1/2, रूट का मतलब 1 + 1/2 पावर ऐड कर। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड ही होती है भाई साहब। ठीक है, बायो वालों को मैं माफ कर देता हूँ। ठीक है। मैथ्स वालों को मेरे को थोड़ा सा ही लगता है कि अरे
हालांकि वैसे एक साल फिजिक्स पढ़ने से तुम्हारी मैथ्स थोड़ी फर्क तो पड़ा होगा, पढ़ा क्या? बायो वालों का, मैथ्स वालों की तो ठीक होती है जनरली, ठीक है। पढ़ा, पहले तो तुम थोड़ी गड़बड़े करते थे, अब तो जल्दी जल्दी कर लेते हो कुछ चीजें। अब अब नहीं करते। हाँ जी, लिख लिया। लिख लिया। इसमें बेटा, हाँ हाँ, टू टू रहेगा, टू कर लेना है। ठीक है बेटा, ये टू कर लेना है। नहीं होगा, टू ही आएगा। ओके क्या? अब देख इधर ध्यान से, एक और छोटी सी चीज। मान ले ये हमारे पास एक कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, ओके, और एक नेगेटिव चार्ज क्यू जिसका मास है एम। मास क्या है? एम। इसके चारों तरफ एक जो है सर्कल के अंदर आर रेडियस पे रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट। बोल इसका, इसकी वेलोसिटी और इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इफ क्यू रिवॉल्व्स अराउंड कैपिटल क्यू, फाइंड वी एंड टी ऑफ क्यू। क्या करेंगे? जैसे ही रोटेशनल आए, कोई सर्कुलर मोशन आए, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देखना हो। अब इनके बीच में बोल कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कूलाम फोर्स लग रहा होगा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। क्या लिखेगी बोल कूलाम फोर्स को बेटा? के क्यू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके बेटा? एम बी स्क्वायर बाई आर। क्या ये बात सबको क्लियर? क्या उड़ गया? एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। बोल वी की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोल। वी स्क्वायर बन गया के क्यू क्यू अपॉन एम आर, अंडर रूट ले लेंगे तो वी बन जाएगा। अरे सही ना? के क्यू क्यू अपॉन एम। ओके, जैसे ही हमें वेलोसिटी पता लगी, टाइम पीरियड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोल क्या आएगा टाइम पीरियड? या तो इससे ओमेगा निकाल ले पहले, या ये कह दे भाई 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वी वेलोसिटी से, वही तो टाइम पीरियड है, तो 2 पाई आर बाई वी लिख दे। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो वी से क्या निकालो? ओमेगा। कैसे निकलता है? वी इजिकल टू ओमेगा आर, यानी ओमेगा इजिकल टू कितना बेटा? वी बाई आर। और फिर लिखो टी इजिकल टू 2 पाई बाई ओमेगा। दूसरा तरीका हम क्या कहते हैं कि भाई ये 2 पाई आर पूरी किस वेलोसिटी से चल रहा है? वी से। तो बोल कितना टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में? 2 पाई आर बाई वी। यही होगा। ऐसे भी लिख देते हैं टाइम पीरियड को। देख देख, वही चीज है ये। इसको क्या लिखेंगे? वी बाई आर को ओमेगा लिखोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो बोल क्या आ जाएगा टाइम पीरियड? फटाफट बोल। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये रहा आर, और नीचे वी। वी को नीचे लिखने का मतलब उल्टा करके लिख दो। क्या लिख देंगे बोल?
एम आर अपॉन के क्यू। ओके ओके, इस आर को अगर मैं अंदर भेजूं तो स्क्वायर होके जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के। देख टी प्रोपोर्शनल आता है आर क्यूब के, आता है टी का स्क्वायर, ठीक है, टी का स्क्वायर हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर। जब भी इस तरीके का मोशन होता है उसमें हमेशा टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब, ठीक है। हाँ। सारे प्लेनेटरी मोशन में, सारे सर्कुलर मोशन में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ये बन रहा है तो आपका टी का स्क्वायर हमेशा आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। अब ये स्टैंडर्ड से तरीके थे, यही हमने ऑर्बिटल में किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी सैटेलाइट की, उसमें क्या लिखा था, जी एम एम बाई आर स्क्वायर को एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दिया था। लिख लिया। अब देख आगे जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो लोग बेसिकली बोर्ड पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना कि भाई मुझे बोर्ड तैयार करना है सिर्फ, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा बोर्ड के। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें बोर्ड में छोटे सवाल आ सकते हैं, बड़े नहीं, क्योंकि अभी तक अपन ने कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं किया। अब यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो बोर्ड बेस कर रहे हैं वो इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले ये जो दो डेरिवेशन में कराऊंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा, ये सब बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कंपटीशन में नहीं आते सवाल, आते हैं, लेकिन जो है बोर्ड में क्योंकि बड़ा सवाल आता है कोई तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख इधर ध्यान से, अगली चीज हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कॉन्सेप्ट भी सीखना है क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इसके सारे डेरिवेशन करने, सब कुछ करना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हर्षवर्धन ध्यान से लिख लेना बेटा, ठीक है, और इसको समझ भी लेना क्योंकि इस पे सवाल आएंगे स्कूल एग्जाम में और बोर्ड में भी। हाँ जी, अब सुन लो, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसको कहते हैं, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड, यानी एक प्लस क्यू हो तो दूसरा क्या हो, माइनस क्यू। एक माइनस एक्स है तो दूसरा क्या हो, प्लस एक्स। यानी दो ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, लेकिन नेचर क्या हो, अपोजिट। अगर उनको हम पास पास रख देते हैं तो हम कहते हैं ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर। क्या होना चाहिए बोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वेरी नियर टू ईच अदर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी दो हमारे पास चार्ज हुआ करेंगे, एक प्लस क्यू होगा तो दूसरा अपने आप ही क्या होना चाहिए बेटा, माइनस। इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे फॉर्मेशन को हम कहेंगे ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, आना बोल। अब देख इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड हम यूज करेंगे डेफिनेशंस। ये चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन होगी इसको हम कहा करेंगे एक्सियल लाइन। क्या कहा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी क्या हुआ करेगी बेटा, एक्सियल लाइन। क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस।
क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट होगा करेगा उसको कहा करेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। ये हमारा जो मिड पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे बेटा? सेंटर ऑफ डाइपोल। ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर ऑफ डाइपोल। अब सुन देख सेंटर की क्या इंपॉर्टेंस होगी कि डाइपोल के लिए सारी डिस्टेंसेस किससे मेजर की जाएंगी? सेंटर से। किससे बेटा? तो सेंटर विल एक्ट एज ओरिजिन फॉर डाइपोल। क्या होगा? डाइपोल के लिए क्या होगा? ओरिजिन। क्लियर बेटा? जैसे मैं कहूं डाइपोल से एक्सियल लाइन पे 3 मीटर दूर है कोई चीज, तो कहां से बताओगे? यहां से एक्सियल लाइन पर 3 मीटर। ओके बेटा? क्लियर? अरे सही क्या? तो सेंटर की क्या इंपॉर्टेंस होगी? सेंटर क्या क्या होगा बेटा? ओरिजिन फॉर डाइपोल। तो सारी डिस्टेंसेस जब हमको इससे ही मेजर करनी है तो दोनों चार्जेस की डिस्टेंस भी हम इसी से मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? ए। बोल टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 2। ओके? सिंप्लिसिटी के लिए मैं बाई टू नहीं लिखना चाहता तो मैंने दोनों को क्या मान लिया? ए मान लिया। ठीक है? क्या ये चीज क्लियर? अब अगली देख कि हमने एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ली जो कि किससे पास हो रही है? सेंटर से। किससे? सेंटर से। तो बोल क्या वो लाइन ये वाली होगी क्या? इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल। क्या होगी? परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। पासिंग फ्रॉम सेंटर। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या फॉर्मेशन समझ में आ गया? डाइपोल क्या है? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज अपोजिट नेचर के पास पास रखे हुए, इसको हमने क्या कहा? डाइपोल बन गया। डाइपोल के लिए सेंटर को हमने क्या बना लिया? रेफरेंस पॉइंट बना लिया। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने एक्सियल लाइन कहा। सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन को, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर को हमने इक्वेटोरियल लाइन कहा। क्या ये चीज क्लियर? अब अगली डेफिनेशन जो डाइपोल के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख डाइपोल को, किसी भी डाइपोल को बेसिकली हम उसकी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर स्पेसिफाई करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके? ठीक है? या जब तक हमारे पास डाइपोल सिर्फ इलेक्ट्रिक ही है तो हम इलेक्ट्रिक शब्द को हटा देते हैं, डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डाइपोल। क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज कितना है? क्यू। डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो Q इंटू 2a, इसको मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहूंगा? जैसे देख ध्यान से, हमने लीनियर मोमेंट बनाया था तो कैसे बनाया था? मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ऐसे यहां हम एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों एक जैसे ही होंगे तो हमने क्या कहा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। क्या होगा? बोल डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट for a dipole product of magnitude of charge and distance between them is called electric dipole moment.
हाँ जी, आ गया समझ में डाइपोल मोमेंट क्या है। हमने बनाई क्वांटिटी, किस किस को मल्टीप्लाई किया, चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो जो ऊपर वाला हमारा केस है बोल, उसमें क्या हो जाना चाहिए, पी, अगर हम इसको पी से लिखे तो पी किसके बराबर होना चाहिए, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 2a। क्या हो जाएगा, 2a, क्योंकि हमने डिस्टेंस टोटल कितनी मानी हुई है, 2। ओके, अब देख सुन, एक मिनट लिखना छोड़ के, इस क्वांटिटी को हमने बनाया वेक्टर क्वांटिटी। कैसी बनाया, वेक्टर। और हमने इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या कर दी, हमेशा कैसे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, कैसी क्वांटिटी बनाया, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन हमने कहा हमेशा कैसे ली जाएगी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे होगी बोल, इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या ये चीज समझ में आ गई बेटा, यानी इसको बेसिकली हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है और ए की डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन हम हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, अब इसकी यूनिट बोल दे फटाफट जल्दी से। बिल्कुल सही, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है ये, कूलाम मीटर, ठीक है ना। ओके, सेंटीमीटर में दोनों छोटे लिखे जाते हैं, यहाँ सी कैपिटल लिखेंगे, एम छोटा लिखेंगे। ओके, डायमेंशन बोल दे फटाफट जल्दी से, ए टी एल, ओके, या ए एल टी, ओके, ऑल्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुन, कई बार तेरे से पूछेगा डेफिनेशन की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। अब लोग ध्यान से सुनना इधर, डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा है तो डाइपोल की डेफिनेशन मत लिख के आना, ठीक है। डाइपोल और डाइपोल मोमेंट दोनों अलग अलग चीज है। डाइपोल क्या है, एक फॉर्मेशन है, क्या, दो चार्जेस दोनों सेम अपोजिट नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के, कुछ डिस्टेंस, ये क्या है, डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर अ डाइपोल। ओके, क्लियर। तो अक्सर कई बार होता है डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पूछता है और बच्चे लिख देते हैं डाइपोल ये होता है। डाइपोल का क्या करें, डाइपोल मोमेंट पूछा है ना। लिख लिया, अरे लिख लिया क्या। तो अब इधर देख ध्यान से कि डाइपोल को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, तो दो पॉइंट चार्ज जो पास में रखे हो, पॉइंट चार्ज के कारण हम सब चीज जानते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलता है, पॉइंट चार्ज का क्या जो है फोर्स का फॉर्मूला होता है, सब कुछ पता है। क्यों हम डाइपोल को अलग से इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कारण बड़ा सिंपल है कि हम ये कहते हैं कि नेचर में हमारे चारों तरफ डाइपोल ही डाइपोल है। क्या है, डाइपोल। कैसे, कि कोई सा भी एक तू वो जो ले ले मॉलिक्यूल ले, ठीक है, जैसे हमने लिया मान ले HCl, क्या लिया बेटा, HCl। अब बोलिए HCl में क्या हुआ H के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, पास पास आए, बॉन्ड लेंथ पर आकर रुक गए, इलेक्ट्रॉन की बेसिकली क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो क्या ये डाइपोल बन गया, क्या बन गया, क्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा H2O, ये H है ये H है, ये ऐसे बॉन्ड बना हुआ, क्या ये दोनों पॉजिटिव चार्ज को यहां मान सकता हूं, क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज है यहां मान सकता हूं, क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया, क्या बन गया, डाइपोल। तो बेसिकली हमारे पास ज्यादातर मॉलिक्यूल बने बनाए डाइपोल होते हैं, क्या होते हैं, बने बनाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में डाइपोल नहीं होते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले, CO2, तो CO2 में हम कहते हैं ऐसा होता है, ये होता है ना, ठीक है। अब इनका सेंटर निकालेगा तो भी यही आ जाएगा और पॉजिटिव का भी सेंटर यही आ जाएगा, तो ये डाइपोल नहीं है, है ना बेटा। अब ये डाइपोल नहीं, क्या ये समझ में आ गया।
इसके अंदर H और Cl के बीच में सेपरेशन है, H आयन और Cl आयन के बीच में कितना सेपरेशन है, जो बॉन्ड लेंथ है इसके अंदर सेपरेशन है बॉन्ड लेंथ के बराबर। ओके, H और H का सेंटर ऑफ मास यहां मान सकते हैं और इसको यहां मान सकते हैं, तो ये हमारे पास इनका फिजिकल सेपरेशन है। जबकि इसमें इनका सेंटर ऑफ मास भी यही आ गया और कार्बन का भी यही, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे। इट इज नॉट डाइपोल। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल तो हमारे पास अपने आप बने बनाए डाइपोल होते हैं। इनको हम कहते हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। कैसे है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। इनको हम कहते हैं ये नॉन पोलर है। क्या है बेटा, नॉन। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, ठीक है, सोच दे कि इसको मैंने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया ऐसे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट कर देता है, यानी नेगेटिव एक तरफ शिफ्ट हो जाता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यानी ये जो मेरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या बन जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं सारे मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, डाइपोल। पोलर तो बने बनाए डाइपोल, नॉन पोलर फील्ड में रखने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग होने की वजह से क्या बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएंगे। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी तरफ चारों तरफ क्या बने हुए, डाइपोल ही डाइपोल बने। अब इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, सबको पॉइंट चार्ज मानकर नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने कहा भाई हम तो पॉइंट चार्ज के लिए निकालना जानते हैं हर प्रॉब्लम को पॉइंट, तो अगर आपके पास मान लो बहुत सारे HCl एटम है चारों तरफ, तो सबके पॉइंट चार्ज मान के थोड़ी कैलकुलेट करोगे, सारे एक जैसे डाइपोल है। तो हम क्या करते हैं, डाइपोल का बेसिकली सीख लेते हैं कि डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है, कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, डाइपोल के कारण फील्ड कैसा बनता है। तो हम डाइपोल का सीख जाएंगे तो हम सारे मॉलिक्यूल को किसकी तरह से ट्रीट करने लग जाएंगे, डाइपोल। ये समझ में आ गई। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल है कि डाइपोल को हमने क्यों इंपॉर्टेंस दी। बेसिकली एवरी मॉलिक्यूल बिहेव्स लाइक अ डाइपोल इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, और otherwise non-polar molecule is also becomes a dipole when it is placed inside a electric machine. Okay, तो अल्टीमेटली सारे मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करने लग गए, डाइपोल जैसे। तो हम इसलिए डाइपोल को हमने अलग से पढ़ना तय किया कि हम डाइपोल को अलग से पढ़ेंगे। ओके बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई। चल, तो पहला ही सवाल मैंने ये कहा, मान लेते किधर HCl एटम इन लिख लेना, इन HCl एटम दी separation between H ion and Cl ion is 0.50 angstrom. Find dipole moment of atom. एटम नहीं, मॉलिक्यूल, सॉरी, इसको मॉलिक्यूल कर लेना बेसिकली। फटाफट बोलो जल्दी से, क्या होगा। हाँ, ये हमारा मॉलिक्यूल है H+ और ये है Cl-। क्या चार्ज लोगे इस पर, 1.6 इंटू 10 की पावर, एक कूलाम मत ले लेना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी है बेसिकली वही आपका क्या है बेटा, चार्ज है। तो यहाँ कितना चार्ज है बोल, ओके, यहाँ कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। ओके, एंगस्ट्रॉम का पता, मीटर में बदलने का तरीका, की पावर -10। ओके, तो बस हमको दो चीज दे रखी है, बोल क्यू कितना दे रखा है, जल्दी बोल, इंटू 10 की। हर्षवर्धन कितना है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज इतना, नेट नेगेटिव चार्ज इतना। तो क्या हो गया, क्यू कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और 2a जो हम डिस्टेंस कह रहे हैं, दोनों के बीच में हमको कंप्लीट डिस्टेंस दे रखी है, आधी नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, पूरी। कितनी बेटा, 0.50 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5 लिख ले, 0.5 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -10, तो ये बन गया 0.5 इंटू 10 की पावर -10, यानी 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ओके, अब कुछ नहीं बचा, पी निकालना है, तो पी किसके बराबर होगा, क्यू इंटू 2a, यही होगा। तो क्या आ जाएगा, बोल फटाफट जल्दी से, बिल्कुल सही, P बराबर होगा Q इंटू 2a, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -11, ये कितना बन जाएगा, 8,
और ये बन जाएगा 10⁻⁻29, नहीं 30 हो जाएगा, हाँ 30 हो जाएगा, ओके। और कूलाम 2 टोटल डिस्टेंस होती है, और टोटल दे रखी है मेरे को, ठीक है ना बेटा, ओके बेटा। 2a इज टोटल डिस्टेंस और वही मुझको दे रखी है, ओके। 2a तो हमने कन्वीनियंस के कारण ले लिया ताकि हम वो बार बार जब सेंटर से डिस्टेंस निकालनी हो तो बाई टू नहीं करना पड़े, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब सोच अगर यहां पर मैं ये दे देता, क्या अंतर आता? हाँ, इस पर 2e प्लस, इस पर 2e माइनस, ओके क्लियर, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना, अगर मैं ये दे देता CaSO4, ओके बोल, ओके क्या होती है SO4 पे वैलेंसी 2, H2SO4 बनता है कि नहीं बनता? बनता है, H2SO4 बनता है फिर, ठीक है, ओके। तो बस ये ध्यान रखना है वैलेंसी क्या होती है, ओके, चार्ज निकालते समय। बाकी तो बॉन्ड लेंथ तो देगा कितनी बॉन्ड लेंथ है, ओके। हाँ बॉन्ड लेंथ वो देगा। हम्म, हाँ तो वो ये देगा कि ये इसका और इसका सेपरेशन नहीं है, ठीक है, ओके बेटा। अब देख इधर ध्यान से, कई बार हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये कहा हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर पर कुछ चार्जेज ऐसे रखे हुए हैं, और लेंथ स्क्वायर की साइड हमको दे रखी है L, और का अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? कितने डाइपोल बन रहे हैं इसमें? तो ठीक है, ओके। एक एक के साथ मैं ले लिया तो दूसरे के साथ नहीं लेंगे, ओके। तो दो डाइपोल बन रहे हैं, कौन कौन से मान सकते हैं? या तो ये और ये मान लो, या ये और ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन कौन से दो मानते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कहोगे कि ये इसके भी साथ डाइपोल बना रहा है, ये इसके भी साथ बना रहा है, नहीं, ठीक है। दो चार्ज का पेयर मिलके एक ही डाइपोल बनाएगा, ओके। तो बोलो कौन कौन से दो डाइपोल लेने? सीधे सीधे वाले ले ले, चलो इसको हमने कहा ये हमारा डाइपोल 1 बन रहा है, ओके। हाँ बेटा, अब बोल इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा 1 का? 2L होगा, ओके। कितना होगा? 2L। तो हमने लिखा P1 इज इक्वल टू कितना बेटा? QL। डायरेक्शन बोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या इसकी डायरेक्शन ये होगी बेटा? क्या P1 की डायरेक्शन ये होगी? P2 बोल, QL, ओके। क्या डायरेक्शन ये आएगी? अब देख तेरे पास दो वेक्टर है, एक P1 और P2, बोल दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या? तो बोल नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, क्या आएगा बोल? आ गई बात समझ में? अरे क्लियर। अब सुन इधर ध्यान से, एक चीज ये भी सुन ले कि मान ले मैं ये ले लेता तो क्या कोई आंसर अलग आता है क्या? देख इधर ध्यान से, प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ था प्लस क्यू और यहाँ क्या था बेटा? माइनस। इसको कहता तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या ऐसे ऐसे लिखता, क्या होता बोल? कितना कितना होता? Q√2 है, यही होता, ओके। दूसरे वाले का डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखता, वो भी कितना होता है? Q√2 है, ओके। दोनों का रिजल्टेंट जब लिखता तो √2 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 90 डिग्री पे होते हैं ये, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर देता, ऐसे आता। और क्या √2 से √2 मल्टीप्लाई करके 2QL आ जाता। तो हमारे इस बात से नहीं फर्क पड़ता हम कौन से डाइपोल ले रहे हैं, जो भी पॉसिबल डाइपोल अरेंजमेंट में बन रहे हैं उनको ले लो, बस एक चार्ज एक ही डाइपोल में पार्टिसिपेट, ओके। हो गया?
लिख लिया। अब कई बार ये थोड़ी सी इस तरीके से कर देता है, मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ एक माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ प्लस टू क्यू रखा हुआ है, और ये एल साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और कहा फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। क्या हम इस चार्ज को स्प्लिट कर सकते हैं, क्यू और क्यू अलग अलग मान ठीक है, एक डाइपोल ये बन जाएगा, एक डाइपोल ये। ओके, अब देखिए 3Q होता तो हम कहते भाई दो तो डाइपोल बन रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ। ओके, ये 2Q है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, Q और Q अलग अलग मान सकते हैं। क्या एक डाइपोल ये बन जाएगा, क्या एक डाइपोल ये बन जाएगा, बोल कितना आएगा फटाफट से बोल, √3Q है। एक इसका किधर जाएगा, -2 पॉजिटिव, ये P1 आ गया, P1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, Q है। ओके, ये P2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये यही होगा, कितना बेटा, QL। अब कितने का एंगल, 60 का, तो रिजल्टेंट क्या बोल, 60 के इक्वल पे तो √3Q। ओके क्या, क्या बेटा, यहाँ पर तो हम कहते हैं डाइपोल तो दो ही बन रहे हैं, और फिर उसके अलावा एक पॉइंट चार्ज और एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल फील्ड पे पड़ सकता है, इस पे पड़ सकता है, डाइपोल अपने आप में एक फॉर्मेशन है। हाँ जी, हो गया क्या, हाँ लिख लिया। अब देख इधर ध्यान से, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, ये दो डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से ऐसे लिख लेना इस पर इंपॉर्टेंट। ओके, किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम निकालेंगे एक्सियल लाइन पर, किस पर बेटा, पहला हमने निकाला किस पर, ऑन एक्सियल लाइन। ऑब्जेक्टिव, अभी तो ऑब्जेक्टिव होंगे कुछ टाइम तक, जब तक बोर्ड का प्रेशर नहीं आए। है, हाँ आज का भी नहीं, तो डाइपोल से पहले वाला पोर्शन पढ़ा है ना अपन, ठीक है, लेकिन पेपर ठीक आएगा, ये ध्यान रखना। 4-5 सवाल ऐसे भी होंगे जो बढ़िया होंगे। 25, हाँ नहीं करते, ठीक है। ओके बेटा, इधर देखो, हम मतलब जो है, मैं अकेला नहीं, सर भी साथ होते हैं, सौरभ सर भी होते हैं साथ में, जब हम पेपर बनाते हैं तो मिलके ही बनाते हैं चाहे कुछ। इधर देखो ध्यान से, किस पर निकाल रहे हैं बेटा, एक्सियल लाइन। तो पहले एक डाइपोल बना ले, मान ले हमने कहा ये -Q है, तो ये क्या होगा बेटा, +Q, दोनों के बीच में ये सेंटर होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, ए, इसको भी हम क्या मानते हैं, ए, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन। इस पर कोई पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं, सपोज हमने कहा भाई इस पॉइंट पर है, तो बोल पॉइंट की डिस्टेंस कहां से बताई जाएगी, सेंटर से। किससे बताएगा, सेंटर। तो ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हमको सेंटर से मार्क करके दी हुई कितनी, R। ओके, और कहा इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल दे। तो सोच, हम तो पॉइंट चार्ज जानते हैं, 2 पॉइंट चार्ज है,
तो इस पॉइंट पर कौन कौन इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा होगा, ये और ये। तो हम पहले दोनों पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए अवे और नेगेटिव के लिए 2r। ओके, तो इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। बोल कितनी है ये डिस्टेंस, r माइनस है। क्या सबको समझ में आ गया? अरे क्लियर क्या? ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस ए। ओके, अब मैंने कहा इसके कारण लिख दे, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसको E1 मान ले। बोल क्या होगा, E1 के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r माइनस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन मार्क कर दे, E1 की बोल क्या होगी, अवे जाएगी, ऐसे होगा क्या? तो क्या ये E1 की डायरेक्शन आई क्या, बोल? अरे सही, क्या काम खत्म पॉजिटिव का। अब क्या निकालेंगे, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना बन रहा है, हमेशा अवे ही जाती है ना भाई, ठीक है, तो ऐसी जाएगी ना। ओके, अब बोल इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, पहले ये डिस्टेंस बोल क्या हो जाएगी, r प्लस। क्या ये सबको समझ में आया? क्या हो जाएगी बोल, E2 अगर इसको लिखें तो E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डायरेक्शन बोल टुवर्ड्स, इस पॉइंट पर चार्ज की तरफ जाएगी, यानी हमारे पास इसकी डायरेक्शन ये आएगी E2 की। क्या ये सही है क्या बेटा? ओके, अब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहे, एक E1 और एक E2, तो नेट क्या होगा, बड़े में से छोटा घटा दे, अपोजिट है तो बड़े में से बोल कौन सा बड़ा है, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, E1 बड़ा है। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाना चाहिए बोल, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या होगा बोल, के क्यू कॉमन आ जाएगा, क्या क्या बनेगा अंदर बोल, ये r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, के क्यू और नीचे r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा बोल, r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। ओके, अब ओपन कर दें इसको, बोल क्या आ जाएगा, ओपन करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना बेटा, के क्यू और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2ar, नीचे कितना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर सबको? जो कट रहा है उसको काट, जो जुड़ रहा है उसको जोड़। ठीक है, क्या बन गया, के क्यू 4ar नीचे आर स्क्वायर माइनस। ओके, अरे क्लियर? देख इधर ध्यान से, इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर दे, E इज इक्वल टू 4 है, 2 इंटू 2 भी लिख सकता है, लिख सकता है, एक 2 तो पहले लगा दें, के क्यू, और यहां जो दूसरा 2 था उसके साथ 2a लिख दे, लिख सकते हैं ऐसे, आर ये रहा हमारा, नीचे ये रहा हमारा, बोल क्यू इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, पी लिख देते हैं, वेक्टर तो डायरेक्शन बताएगा बाद में, देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट है, किसी भी डाइपोल के लिए चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या होती है, डाइपोल। ओके, क्या आ गया बेटा, 2kp r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। ओके, तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला आ गया। अब हम कहते हैं कि डाइपोल जनरली शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट मतलब ए उनका बहुत छोटा होता है, क्या होता है बेटा, छोटा। ओके, ठीक है, हमने कहा एटम बनाते हैं जनरली डाइपोल, तो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ तो बहुत छोटी होती है, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, देख अगर डाइपोल शॉर्ट नहीं हो तो हम यही करेंगे, ठीक है, इसमें हमने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, 2 पॉइंट चार्ज को जोड़ा है, ठीक है। फॉर शॉर्ट डाइपोल हम क्या मानते हैं बेटा, r इज ग्रेटर देन ए, या a इज लेस देन r, ठीक है।
ओके, ए इज लेस देन ए, ठीक है। ओके, बोल क्या आएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो? क्या बेटा? आर के कंपैरिजन में, है ना? क्या आ जाएगा? ये इग्नोर हो जाएगा, नीचे आर की पावर 4, ऊपर आर एक है, क्या आ जाएगा बोल? E इज इक्वल टू 2 kp अपॉन आर का क्यूब। यही कहानी होती है कि अब हमको अलग अलग पॉइंट चार्ज की तरह से नहीं ट्रीट करना। डाइपोल है अगर, तो उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 2 kp अपॉन। क्लियर बेटा? लास्ट चीज, इसकी डायरेक्शन और देख ले, 1 मिनट बस, हो गया काम। इधर देख, कौन जीता था, E1 की E2? E1 जीता, ये जीता था, यानी नेट फील्ड किधर आया होगा? इधर। अगर मैं तेरे से पूछूं कि इसका डाइपोल मोमेंट किधर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये इसके पी वेक्टर की डायरेक्शन है, और ई नेट की डायरेक्शन भी क्या यही आई क्या? तो याद रख, एक्सियल लाइन पर हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा? एक्सियल लाइन पे, किसी डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। जैसे ये एक डाइपोल बना हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है बेटा? पॉजिटिव। मैं पूछूं बता, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो क्या होगी? ऐसे। यहां पूछूं बता, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे। ओके, यानी हमेशा एक्सियल लाइन पर किसकी डायरेक्शन में होगी बेटा? डाइपोल मोमेंट। आ गई बात समझ में? तो वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, तो हम कहते हैं ई वेक्टर और पी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो बोल वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? वेक्टर फॉर्म, ई वेक्टर इज इन दी डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। ओके क्या? तो ई और पी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? सेम होगी। ओके, अब इस डेरिवेशन को सोच, क्या हम इसको पहले ही कर चुके थे? कर चुके, ठीक है। कुछ भी नहीं था, ये ऑलरेडी हम निकाल के बैठे थे, ठीक है ना? हम एक नई चीज सीखी बस, कि क्यू इंटू टू ए को पी लिख दे। ओके, बाकी तो सब हमको पता था। तो ये डेरिवेशन कहीं पर भी याद करने की उसकी जरूरत नहीं होती, पॉइंट चार्ज का निकालना आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा चक्कर किया और बड़ा ज्यादा कर दिया मैंने। लिख लिया क्या ये? ऊपर करता रहूंगा, बताते रहना धीरे धीरे। हाँ, बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। एंड रिजल्ट याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधा फॉर्मूला लगेगा। ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन क्या होती है एक्सियल लाइन पे? हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर होती है। ओके, कर दूं थोड़ा ऊपर? क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड, ईएफ हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड को लिखते हैं।
हाँ, और नहीं गिवन हो तो भी शॉर्ट डाइपोल मानना है, अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा कि आर ये ए ये और वो कंपेरेबल हो आर और ए, तो फिर शॉर्ट डाइपोल लिखो, फिर वो पॉइंट चार्ज मान के कर लेंगे। ओके, और वेक्टर फॉर्म टू के पी अपॉन, हमने क्या किया, ई और पी एक डायरेक्शन में होंगे, ई वेक्टर और पी वेक्टर पे वेक्टर लगा दिया कि भाई ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर के, लिख लिया। अब हम करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। कौन सी होती है इक्वेटोरियल लाइन? तो मान लो कोई पॉइंट हमको इक्वेटोरियल लाइन पे दे रखा है, उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। क्या ये सबने लिख लिया बेटा? ध्रुव, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कोई डाइपोल है, उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है किस पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। मान लिया ये हमारा डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये कितना बेटा? प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस भी ए, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन। इस पर कोई पॉइंट ये हमको दे रखा है। डिस्टेंस किससे दे रखी होगी? सेंटर से। किससे? लेटस से सेंटर से डिस्टेंस कितनी दे रखी है? आर। इस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। कोई दो पॉइंट चार्ज बनाएंगे? अरे बनाएंगे क्या? नेगेटिव चार्ज बोल किधर बनाएगा? इसको ज्वाइन कर दूं तो इस पर क्या होगा? 2r साइन। ओके, पॉजिटिव चार्ज किधर बनाएगा? यानी लाइन ज्वाइनिंग पर किधर चला जाऊं? आगे चला जाऊं, तो ये हमारी लाइन ज्वाइनिंग इस पर कैसे जाएगा? ऐसे, यही होगा बेटा। चलो इसको कह देते हैं हम E1 और इसको कह देते हैं E2। ओके, क्या ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा बेटा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ओके, तो फिर से वही लिखा, देख इधर ध्यान से, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन पॉइंट, ऑन पॉइंट ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू पहले पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। बोल क्या होगा, जल्दी बोल, क्या माना है हमने पॉजिटिव के? E1 क्या होगा? E1 विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, यही होगा। क्या बन जाएगा? सही क्या?
फिर हमने लिखा इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बोल क्या होगा? E2 will be equal to KQ upon R square plus A square। क्या ये बात समझ में आ गई? देखते ही समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, आने भी चाहिए। अरे सही क्या? 1 मिनट लिखने की जल्दी मत करो, फटाफट वैसे समझ लो, अपने आप ही लिख लोगे फिर। ये होगा क्या E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है? क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड बराबर किसके बेटा? तो जोड़ने का तरीका कंपोनेंट बना ले, ठीक है। तो ये थीटा हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ये वाली। तो देख ये थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? ये थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा बेटा? आ गई बात समझ में? जेड में एंगल सेम होते हैं, ये थीटा तो ये थीटा, और ये पैरेलल लाइन के बीच में इस लाइनों के एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, बोल E1 की वैल्यू, E1 के कंपोनेंट बनाओ, तो यहाँ पर क्या बेटा? E1 cos, यहाँ पर क्या बेटा? E1 sin थीटा। अब बनाए E2 के कंपोनेंट, क्या आएगा बेटा? यहाँ पर E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और ये क्या आएगा बेटा? E2 sin। ठीक है, ओके। समझ में आया कि ऑन रिजॉल्विंग E1 sin थीटा इज कैंसल्ड आउट बाय E2 sin थीटा। तो हमने लिखा क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ऑन रिजॉल्विंग E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा क्या हो जाते हैं बेटा? कैंसल्ड आउट। क्या ये चीज क्लियर बेटा? ये दोनों कैंसिल हो गए। नेट फील्ड क्या बचा बेटा? इसको जोड़ ले, इन दोनों को जोड़ ले। क्या क्या है बेटा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ओके बेटा, तो ये हमने लिख दिया। देख इधर ध्यान से, नेट फील्ड ऑन पॉइंट E मान लिया बराबर होना चाहिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या इसको मैं एक का दुगना लिख सकता हूँ? दोनों बराबर है, इसको क्या लिख दिया बेटा? 2E1 cos थीटा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब वैल्यू रख देते हैं। E1 की बोल वैल्यू क्या है? 2 क्या है बेटा? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब मेरे को इस ट्राइंगल में से cos थीटा बता दे फटाफट। क्या हो जाएगा बेटा? A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां से देख ले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये हमने लिख दिया cos थीटा की जगह। किसकी जगह? cos थीटा की। क्या हो जाएगा? इतना बड़ा क्यों? cos थीटा की जगह हमने लिख दिया A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इन दोनों की पावर मिलके कितनी बन गई? 3/2। आ गई बात समझ में? 1 और 1/2 किया हुआ है ना बस। ऊपर देख ऐसे अरेंज कर दिया, ये 2 है ना, K Q इंटू 2 है, नीचे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 2। ओके, Q इंटू 2A को क्या बन गया? KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3। ओके, फिर क्या लगा दे? शॉर्ट डाइपोल। इफ R ग्रेटर देन A या A वेरी वेरी लेस देन R। ओके, क्या बन जाएगा बोल? R। E बराबर आ गया किसके बेटा? KP अपॉन R का। अब बात आई वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन देखना। ओके, सब कुछ चीज कर ली, डेरिवेशन समझ में आ गया। ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है भाई। दो फोर्स ऐसे आएंगे हमारे, इनके कंपोनेंट बनाओगे तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? नेट जुड़ जाएगा। ऐसे ही किया था हमने। तो यहाँ पर ये आया हमारे पास। अब इसकी डायरेक्शन देख, नेट किधर आया? हमारे इधर, जबकि डाइपोल मूवमेंट किधर था? इधर। क्या अपोजिट है क्या डाइपोल मूवमेंट? देख, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, और नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है? ये आ रही है। तो ये इधर, ये इधर, ये उत्तर, तो ये किधर है? उत्तर के पीछे पश्चिम होता है, ठीक है, ठीक है, ये नई जानकारी। उत्तर के पीछे पश्चिम, ये उत्तर है तो ये किधर है? दक्षिण। नॉर्थ है तो क्या है? साउथ। अंग्रेज हो ना तुम तो, नॉर्थ है तो साउथ। ओके, यानी P वेक्टर के डायरेक्शन में कि P वेक्टर के अपोजिट? अपोजिट। तो वहां हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था? E और P सेम डायरेक्शन में। यहाँ क्या लिखेंगे? E और P अपोजिट। अगर तेरे को कहूं P इधर है, तो फिर एक्सियल लाइन पर E इधर होगा। ओके बेटा, क्लियर? जैसे ये डाइपोल दूं, एक मिनट, ये मेरा डाइपोल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है। मैं पूछूं बता डायरेक्शन किधर है, ई की इधर होगी तो ई की फिर इधर होगी। ओके बेटा, क्लियर। चल अब वेक्टर फॉर्म लिख दी लास्ट। अच्छा हाँ, क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। अब देख अंतर समझ, एक पॉइंट आर डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर है, एक पॉइंट आर डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर। पहला तो डायरेक्शन का अंतर आ गया कि इक्वेटोरियल लाइन पर डायरेक्शन अपोजिट होगी पी की, और एक्सियल लाइन पर पी के डायरेक्शन होगी। दूसरा मैग्नीट्यूड में अंतर आया, वहां 2kp था, यहाँ क्या है kp, यानी एक्सियल लाइन पर दुगना होता है सेम डिस्टेंस के लिए, ठीक है, या इक्वेटोरियल लाइन पे आधा होता है, किससे, एक्सियल लाइन से। ओके, फॉर द सेम डिस्टेंस, क्लियर। चलो इसको लिख लो, और लिखने के साथ फिर से वही कह रहा हूं कि समझने की कोशिश करो निकाला कैसे, क्योंकि याद की हुई चीजें कभी साथ नहीं देती। क्या बेटा, यहाँ पर, यहाँ तो कोई पॉइंट चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लिख रहे हैं, इसके कारण क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ए है, ये आर है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये डिस्टेंस क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या बनाते हो, टूवर्ड्स। इस पॉइंट पर टूवर्ड्स अगर आओगे तो ऐसी तो आओगे। बस आज के लिए इतना ही है ना, और आ चुके हैं केमिस्ट्री वाले सर जो